नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है, रहस्य और आचरत से भरी हुई। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जी, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता। सोचिए, लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का समय, जब दुनिया के कई हिस्सों में शहरी जीवन बस आकार ले ही रहा था, तब यहाँ एक पूरी तरह विकसित सुनियोजित सभ्यता फल फूल रही थी। हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प स्रोत सामग्री भी है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता परिचय और विशेषताएं नाम के दस्तावेज के कुछ अंश हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरें और कुछ खास जानकारियां और वो हैरान करने वाले तथ्य निकालें। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव सभ्यता के विकास की एक बहुत अहम कड़ी है। तो तैयार है इस सफर के लिए? बिल्कुल। और देखिए, इस सभ्यता की खोज खासकर 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर सामने आए। तो इसने भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास की समझ को पूरी तरह बदल दिया। इसने इतिहास को कई सदियां पीछे धकेल दिया और एक ऐसी उन्नत जटिल शहरी संस्कृति से हमारा परिचय कराया जिसके बारे में पहले किसी को अंदाजा तक नहीं था। स्रोत भी इस बात पे जोर देते हैं कि ये खोज कितनी क्रांतिकारी थी। तो चलिए फिर देर किस बात की, इन स्रोतों के जरिए शानदार सभ्यता के ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सभ्यता फैली कहाँ तक थी। क्या ये कुछ छोटे मोटे गांवों का समूह था? नहीं, स्रोत बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसका फैलाव तो बहुत ही बड़े इलाके में था। हाँ, मैंने भी पढ़ा। आज के पाकिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हजारों किलोमीटर में स्थल मिले हैं। स्रोत में दिए गए नक्शे को देखें तो इसका विशाल विस्तार साफ नजर आता है। और यही बात इसे और भी ज्यादा असाधारण बनाती है ना? हाँ बिल्कुल। इतने विशाल भौगोलिक क्षेत्र में, जो शायद मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा रहा हो, हमें एक गजब की सांस्कृतिक एकरूपता देखने को मिलती है। एकरूपता किस तरह की? देखिए, स्रोत इस बात को रेखांकित करते हैं कि चाहे वो शहरों की योजना हो या पकाई हुई ईंटों का मानकीकृत आकार हो, एक खास अनुपात में 4-2-1। हाँ, वो ईंटें सब जगह एक जैसी। हाँ, और वजन और माप के बाट हों या फिर उन खास मोहरों की शैली हो, इन सब में कमाल की समानता है। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? ये एक मजबूत संगठित समाज की तरफ इशारा करता है, कुशल प्रशासन और शायद बहुत अच्छे संचार और व्यापार नेटवर्क की तरफ भी। सोचिए, इतने बड़े क्षेत्र पर ऐसी एकरूपता बनाए रखना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। और इसी संगठन का सबसे जीता जागता सबूत तो शायद उनकी नगर योजना है। जब मैं स्रोत में इसके बारे में पढ़ रही थी तो सच में दिमाग घूम गया। ऐसा लगता है मानो किसी आधुनिक टाउन प्लानर ने इसे डिजाइन किया हो। हाँ, ये वाकई कमाल है। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती हुई, जिसे हम आज ग्रिड पैटर्न कहते हैं। मुख्य सड़कें तो काफी चौड़ी भी होती थी। क्या कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी। बिल्कुल। और बात सिर्फ सीधी सड़कों की नहीं है। हाँ, वो पानी की निकासी का इंतजाम। वही, जरा सोचिए, स्रोत बताते हैं कि मुख्य सड़कों के किनारे पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियां होती थीं। ढकी हुई नालियां उस जमाने में? हाँ, और घरों की छोटी नालियां इन बड़ी नालियों से जुड़ती थीं। कई घरों में तो अपने अलग स्नानागार और यहाँ तक कि शौचालय भी पाए गए हैं। अच्छा। हाँ, जिनका पानी भी इन्हीं नालियों से बाहर निकलता था। और जगह जगह मैनहोल जैसे गड्ढे भी थे, शायद सफाई के लिए। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के निर्माण बहुत योजनाबद्ध लगते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है उस युग का इंजीनियरिंग कौशल और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई पर इतना जोर देना। हाँ, ये सिर्फ दिखावा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दर्शाता है कि वे एक स्वस्थ और सुविधाजनक जीवन जीने को कितना महत्व देते थे। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि व्यवस्था सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि छोटे नगरों में भी इसके प्रमाण मिले हैं। ये तो कमाल है। आज भी कई शहरों में ये सब देखने को नहीं मिलता। वही तो, आज भी जब हम कई आधुनिक शहरों को जल जमाव और सफाई की दिक्कतों से जूझते देखते हैं, तो ये सोचना ही आश्चर्यजनक है कि हजारों साल पहले इन लोगों ने इस पर कितना ध्यान दिया था। ये उनकी दूरदर्शिता, उनके सामाजिक संगठन और जीवन की गुणवत्ता सुधारने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वाकई। अच्छा,
अब कुछ खास जगहों और वहां मिली चीजों की बात करते हैं। स्रोत में मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ का जिक्र काफी विस्तार से है। हाँ, वो ग्रेट बाथ। एक बड़ा आयताकार तालाब जैसा है, पक्की ईंटों से बना हुआ। चारों ओर बरामदे और कमरे भी हैं। और पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमिन का इस्तेमाल, वो भी कमाल का है। हाँ, स्रोत में बहस है कि इसका असली मकसद क्या था। क्या ये कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई पवित्र स्नान की जगह थी, या फिर कोई सामुदायिक केंद्र? ये आज भी एक रहस्य है। पर इसकी भव्यता बताती है कि ये कोई आम जगह नहीं थी। बिल्कुल, कोई बहुत महत्वपूर्ण जगह रही होगी। वहीं दूसरी तरफ हड़प्पा में जो बड़े बड़े अनाज कोठार मिले हैं, उनका जिक्र भी अहम है। स्रोत बताते हैं कि ये ऊंचे चबूतरों पर बने थे। कई खंडों वाले विशाल भवन थे जिनमें हवा जाने के लिए रास्ते भी थे। हाँ, शायद अनाज को नमी से बचाने के लिए। हो सकता है। इनका आकार देखकर अंदाजा लगता है कि यहाँ भारी मात्रा में अनाज रखा जाता होगा। बिल्कुल, ये साफ तौर पर उनकी उन्नत कृषि, अतिरिक्त उत्पादन और उस अनाज को जमा करने और शायद फिर से बांटने की एक संगठित व्यवस्था की ओर इशारा करता है। हाँ, जैसे उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी का प्रतीक। सही कहा, बिल्कुल। और गुजरात में कच्छ के रण में स्थित धोलावीरा, स्रोत इसे जल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताते हैं। हाँ, धोलावीरा तो अद्भुत है। वहाँ बारिश कम होती है, इसलिए पानी का संरक्षण बहुत जरूरी था। और वहाँ के लोगों ने पानी जमा करने के लिए अद्भुत व्यवस्था की थी। बड़े बड़े जलाशय, बांध, नहरें और पानी को साफ करने की तकनीक भी। स्रोत में इन जलाशयों की विशालता और उनकी इंजीनियरिंग की तारीफ की गई है। ये दिखाता है कि वे अपने पर्यावरण को कितनी अच्छी तरह समझते थे। हाँ, और उसके अनुसार अपनी तकनीक विकसित की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर गुजरात में ही खंबात की खाड़ी के पास लोथल, जहाँ स्रोत के अनुसार एक डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। हाँ, लोथल का डॉकयार्ड, एक ऐसी संरचना जहाँ समुद्री जहाज आकर लंगर डाल सकते थे और माल उतारा चढ़ाया जा सकता था। इससे साफ पता चलता है कि वे सिर्फ जमीनी व्यापार ही नहीं बल्कि समुद्री व्यापार में भी माहिर थे। तो ये सारी संरचनाएं, ये सिर्फ ईंटें और पत्थर नहीं हैं। हाँ, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ ईंट गारे की इमारतें नहीं हैं। ये उस समाज की प्राथमिकताओं, उनकी तकनीकी सूझबूझ, उनकी सामाजिक संरचना और उनके आर्थिक जीवन की पूरी कहानी कहती हैं। जैसे विशाल स्नानागार शायद उनके सामुदायिक या धार्मिक जीवन का केंद्र था। हाँ, शायद अनाज भंडार उनकी संगठित कृषि, खाद्य सुरक्षा और संभवतः राजकीय नियंत्रण को दर्शाते हैं। धोलावीरा का जल प्रबंधन उनकी इंजीनियरिंग प्रतिभा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता का प्रमाण है। और लोथल का डॉकयार्ड, वो उनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं और बाहरी दुनिया से उनके सक्रिय संबंधों का सबूत है। स्रोत हमें इन संरचनाओं के जरिए उस समाज की जटिलता और उपलब्धियों को समझने में मदद करते हैं। हर खोज एक नए अध्याय की तरह है। तो अब थोड़ा उनके आर्थिक जीवन पर गौर करते हैं। रोजी रोटी के साधन, जैसा कि अनाज कोठारों से जाहिर है, कृषि तो मुख्य आधार थी ही। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वो गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों जैसी कई फसलें उगाते थे। और हाँ, कपास। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती शायद यहीं शुरू हुई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे उनका कपड़ा उद्योग भी काफी विकसित रहा होगा। लेकिन वे सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं थे। नहीं, उनका व्यापार बहुत फैला हुआ था। एक तो सभ्यता के भीतर ही अलग अलग शहरों और गांवों के बीच सामान का लेन देन होता था। हाँ, आंतरिक व्यापार। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है उनका बाहरी दुनिया से व्यापार। स्रोत खास तौर पर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के साथ उनके संबंधों का जिक्र करते हैं। हाँ, मेसोपोटामिया, वहाँ की प्राचीन जगहों की खुदाई में सिंधु घाटी में बनी चीजें मिली हैं, खासकर मोहरें। अच्छा। और मेसोपोटामिया के लेखों में मिलूहा नाम की जगह का जिक्र है, जहाँ से वे व्यापार करते थे। मिलूहा? हाँ, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मिलूहा सिंधु घाटी क्षेत्र का ही नाम था। तो क्या व्यापार करते थे ये लोग? स्रोत बताते हैं कि शायद सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर जैसे लाजवर्द मणि, हाथीदार्त, लकड़ी और हाँ, कपड़ा जैसी चीजों का व्यापार होता था। और जब व्यापार की बात आती है तो उन हजारों रहस्यमयी मोहरों का जिक्र कैसे ना हो। हाँ, वो मोहरें तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान बन गई हैं। स्रोत बताते हैं कि ये ज्यादातर सेल खड़ी नाम के नरम पत्थर से बनी है, छोटी छोटी, चौकोर या आयताकार, और उन पर जानवरों की आकृतियां हैं। हाँ, अक्सर सबसे ज्यादा वो एक सींग वाला बैल, जिसे यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, फिर कुबड़ वाला बैल, हाथी, बाघ,
गेंडा वगैरह। और कुछ निशान भी हैं जो उनकी लिपि का हिस्सा लगते हैं। बिल्कुल। तो इन मोहरों का असली मकसद क्या था? देखिए, ये अभी भी एक पहेली है क्योंकि हम उनकी लिपि पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन स्रोत जो सबसे मजबूत संभावना बताते हैं वो यही है कि इनका इस्तेमाल व्यापारिक गतिविधियों में होता था। अच्छा, कैसे? शायद सामान के गठरों या बर्तनों पर गीली मिट्टी लगाकर ये मोहर लगाई जाती थी। अच्छा। ताकि पता चले कि सामान किसका है या कहां से आया है, या फिर ये कि उसे खोला नहीं गया है। मतलब एक तरह की गारंटी या पहचान चिन्ह। हाँ बिल्कुल। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि शायद ये एक तरह के पहचान पत्र या तावीज की तरह भी इस्तेमाल होती हों, जिन पर मालिक का नाम या पद लिखा होता था। खैर, मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी की मोहरें मिलना तो बड़ा सबूत है फिर। हाँ, ये इन दोनों महान सभ्यताओं के बीच सक्रिय और सीधे व्यापार का सबसे ठोस सबूत है। ये मोहरें उनके विकसित आर्थिक तंत्र, उनके शिल्प कौशल और उनके प्रशासनिक संगठन के स्तर को दर्शाती हैं। वाकई दिलचस्प। अच्छा, इन सब चीजों के पीछे समाज कैसा रहा होगा, लोग कैसे रहते होंगे? क्या स्रोत हमें उनके सामाजिक जीवन और संस्कृति के बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, स्रोत कुछ अंदाजे लगाने में मदद करते हैं। ऐसा लगता है कि समाज में कुछ स्तर या वर्ग रहे होंगे। शहरों के बनावट में भी ये झलकता है। हाँ, अक्सर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक ऊंचा पश्चिमी टीला, जिसे गढ़ या दुर्ग कहा जाता था, जहां शायद शासक वर्ग या महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें होती थीं। और दूसरा? और एक निचला पूर्वी हिस्सा, जहां आम लोग रहते थे। हालांकि ये विभाजन कितना कठोर था, ये कहना मुश्किल है। लगता है लोग साफ सफाई और अपनी साज सज्जा पर ध्यान देते थे। हाँ, खुदाई में बहुत सारे मनकों से बने हार, चूड़ियां, अंगूठियां और दूसरे गहने मिले हैं, जो कीमती पत्थरों, सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी के बने होते थे। और बच्चों के लिए खिलौने भी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि मिट्टी के खिलौने जैसे बैलगाड़ियां, जानवर और सीटियां भी मिली हैं। शायद पासे जैसा कोई खेल भी लोकप्रिय था। और उनकी कला, स्रोत में कुछ कलाकृतियों का जिक्र है जो आज दुनिया भर में मशहूर है। एक तो है मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की बनी वो छोटी सी मूर्ति, नृत्य करती लड़की। हाँ, डांसिंग गर्ल, मुश्किल से 11 सेंटीमीटर ऊंची। लेकिन उसकी भंगिमा, उसका आत्मविश्वास कमाल का है। श्रोता उसके स्वाभाविक चित्रण और जीवंतता की प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी वो प्रसिद्ध मूर्ति जिसे अक्सर पुजारी राजा कहा जाता है, प्रीस्ट किंग। सेलखड़ी पत्थर की बनी है वो। हाँ, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति जिसने एक तिपतिया छाप वाला शॉल ओढ़ रखा है और उसकी आंखें आधी बंद हैं, जैसे ध्यान में हों। ये मूर्तियां उनके धातु कर्म और मूर्तिकला के ऊंचे स्तर का प्रमाण है। निश्चित रूप से। और हाँ, फिर आता है वो सबसे बड़ा रहस्य जिसने सबको उलझा रखा है, उनकी अपनी लिपि। हाँ, वो लिपि। स्रोत बताते हैं कि मोहरों पर, तांबे की पट्टिकाओं पर, मिट्टी के बर्तनों पर और कुछ साइन बोर्ड जैसी चीजों पर हमें हजारों की संख्या में छोटे छोटे चिन्ह मिलते हैं। हाँ, ये कोई वर्णमाला वाली लिपि नहीं लगती, बल्कि इसमें बहुत सारे चिन्ह हैं। लगभग 400 के करीब पहचाने गए हैं, जो शायद शब्दों या विचारों को दर्शाते हैं। एक तरह की चित्रलिपि या भाव चित्रलिपि। लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। और यही अपठनीय लिपि सिंधु घाटी सभ्यता को समझने में सबसे बड़ी चुनौती है। स्रोत भी मानते हैं कि जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, तब तक हम उनके समाज, उनके शासन, उनके साहित्य, उनके विचारों, उनकी अपनी कहानी के बारे में बहुत कुछ जानने से वंचित रहेंगे। हमने उनकी कलाकृतियां देखी, उनके शहर देखे, उनके व्यापार के सबूत देखे। ये सब हमें उनके भौतिक जीवन और तकनीकी कौशल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हाँ, पर वे सोचते क्या थे, उनकी भाषा क्या थी, उनके राजा कौन थे, उनके कानून क्या थे, ये सब सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। ये लिपि एक बंद दरवाजे की तरह है। हाँ, जिसके पीछे न जाने कितने राज छिपे हैं। ये वाकई बहुत निराशाजनक भी है और रोमांचक भी। बिल्कुल। और इसी तरह का एक और क्षेत्र है जहां हमें ज्यादातर अनुमानों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो है उनके धार्मिक विश्वास। हाँ, धर्म। लिपि के अभाव में हम सिर्फ मूर्तियों, मोहरों, ताबीजों और कुछ संरचनाओं के आधार पर ही अंदाजा लगा सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि बड़ी संख्या में मिट्टी की बनी छोटी छोटी नारी मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें अक्सर मातृ देवी या मदर गॉडेस कहा जाता है। हाँ, ऐसा लगता है कि वे किसी प्रकार की देवी की पूजा करते थे, जो शायद उर्वरता, प्रजनन और प्रकृति से जुड़ी थी। और वो प्रसिद्ध पशुपति मोहर, स्रोत इसका विशेष उल्लेख करते हैं। हाँ, वो बहुत चर्चित मोहर है। एक मोहर पर एक व्यक्ति पालथी मार के योग मुद्रा में बैठा है।
उसके सिर पर सींगों वाला एक मुकुट या शिरोवस्त्र है और उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जैसे जानवर हैं। नीचे 2 हिरण भी बने हैं। कई विद्वानों ने इसकी तुलना बाद के हिंदू देवता शिव के पशुपति रूप से की है। हाँ, पशुपति यानी जानवरों के स्वामी। स्रोत में भी ये बताया गया है। हालांकि स्रोत ये भी सावधानी बरतते हैं कि यह सिर्फ एक व्याख्या है और इस पर सभी सहमत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। इसके अलावा मोहरों पर पीपल जैसे पेड़ों का अंकन बहुत आम है और कुबड़ वाले बैल को भी अक्सर दर्शाया गया है। हाँ, इससे लगता है कि वे शायद पेड़ों और कुछ खास जानवरों को भी पवित्र मानते थे। स्रोत कुछ जगहों जैसे कालीबंगन और लोथल में मिली अग्नि वेदिकाओं का भी जिक्र करते हैं। हाँ, फायर ऑल्टर्स, जो शायद किसी प्रकार के यज्ञ या अग्नि पूजा की ओर संकेत करती हैं। मृतकों को दफनाने की भी सबूत मिले हैं। कभी-कभी उनके साथ मिट्टी के बर्तन और गहने भी रखे जाते थे। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि स्रोत बार बार इशारा करते हैं, कि ये सब व्याख्याएं हैं जो उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित हैं। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इन प्रतीकों का उनके लिए ठीक-ठीक क्या अर्थ था। मातृ देवी की पूजा कितनी व्यापक थी या पशुपति वास्तव में शिव का प्रारंभिक रूप था, ये सब सवाल है। हाँ, क्या वे बहुदेववादी थे? उनके धार्मिक अनुष्ठान कैसे होते थे? इन सवालों के पक्के जवाब हमारे पास नहीं है। हम जो कह सकते हैं वो ये है कि उनके धार्मिक जीवन में प्रकृति, उर्वरता और शायद कुछ योगिक या ध्यान परंपराओं का महत्व था, लेकिन उनकी पूरी धार्मिक व्यवस्था की तस्वीर अभी भी धुंधली है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है। इतनी विकसित, इतनी फैली हुई और इतनी व्यवस्थित सभ्यता आखिरकार खत्म कैसे हो गई? हाँ, ये एक बड़ा रहस्य है। स्रोत बताते हैं कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसके शहरों का पतन शुरू हो गया। लोग धीरे धीरे शहरों को छोड़कर जाने लगे और धीरे धीरे ये महान सभ्यता गुमनामी में खो गई। इसके पीछे क्या कारण थे? इस पर भी कई सिद्धांत हैं। हाँ, और स्रोत उनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। एक बड़ा कारण प्राकृतिक आपदाओं को माना जाता है। हाँ, ये एक मजबूत संभावना है। स्रोत इस पर विचार करते हैं कि शायद सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियां जैसे घग्गर, हकरा, जिसे प्राचीन सरस्वती भी माना जाता है, हाँ, उनमें भयंकर बाढ़ें आए हों जिन्होंने शहरों को तबाह कर दिया हो। या फिर नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, जिससे पानी की कमी हो गई और खेती बर्बाद हो गई। लंबे समय तक सूखा पड़ना भी एक कारण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, जैसे मॉनसून के पैटर्न में बदलाव, इसने निश्चित रूप से इसमें भूमिका निभाई होगी। स्रोत बताते हैं कि उस दौर में जलवायु शुष्क होती जा रही थी। एक पुराना सिद्धांत बाहरी आक्रमण का भी है, आर्यों के आक्रमण का। हाँ, जिसका स्रोत जिक्र तो करते हैं, लेकिन अब उसे कमजोर मानते हैं। ऋग्वेद में कुछ युद्धों का जिक्र है, लेकिन पुरातात्विक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और आर्यों के आगमन के बीच सीधा संबंध स्थापित करना मुश्किल है। ज्यादातर शहरों में विनाश या लड़ाई के व्यापक सबूत नहीं मिलते। स्रोत कुछ और कारणों की ओर भी इशारा करते हैं, जैसे पर्यावरणीय असंतुलन, शायद बढ़ती आबादी के लिए लकड़ी की जरूरत या खेती के लिए जमीन साफ करने के कारण वनों की कटाई हुई हो। हाँ, जिससे जमीन का कटाव और बाढ़ का खतरा बढ़ा हो, या फिर लगातार खेती से जमीन की उर्वरता कम हो गई हो, ये भी संभव है। व्यापार में गिरावट भी एक कारण हो सकता है, खासकर मेसोपोटामिया के साथ। बिल्कुल, वो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका रहा होगा। तो देखिए, ज्यादातर विद्वान और स्रोत भी इसी ओर इशारा करते हैं। मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से अचानक नहीं हुआ होगा। अच्छा, मतलब धीरे धीरे? हाँ, ये एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया रही होगी, जिसके पीछे कई सारे कारकों का मिला जुला असर था। जलवायु परिवर्तन ने नदियों के प्रवाह को बदला, जिससे कृषि प्रभावित हुई। इससे शहरों में रहने वाली बड़ी आबादी के लिए खाद्य आपूर्ति कम हो गई। व्यापार में गिरावट ने अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई। शायद आंतरिक प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था भी समय के साथ कमजोर पड़ गई हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में कारण थोड़े अलग रहे हो। हाँ, ये भी संभव है। यह एक जटिल पहेली है जिसके सभी टुकड़े शायद हमें कभी न मिलें, लेकिन इन विभिन्न कारकों के संयोजन ने ही अंततः इस महान सभ्यता के शहरी चरण का अंत कर दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की इस गहरी पड़ताल से हमने देखा कि ये वाकई एक हैरत अंगेज सभ्यता थी। उनकी शहरी योजना, इंजीनियरिंग, सफाई व्यवस्था, मानकीकरण, विस्तृत व्यापार और कलात्मकता आज भी हमें अचंभे में डाल देती है। हाँ, हजारों साल पहले इतना सब कुछ हासिल करना मामूली बात नहीं थी। लेकिन साथ ही ये रहस्य का पर्दा भी अपने ऊपर डाले हुए है। उनकी भाषा और लिपि का अनसुलझा रहस्य हमें उनके विचारों और समाज की पूरी समझ से दूर रखता है। बिल्कुल। और उनके पतन के सटीक कारण भी अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।
हाँ, ये सवाल आज भी इतिहासकारों, पुरातत्ववेदों और भाषाविदों को चुनौती देते हैं और आकर्षित करते हैं। इसका महत्व सिर्फ भारत के सबसे पुराने शहरीकरण के रूप में ही नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास में एक अनूठे अध्याय के रूप में भी है, जिसने शायद बाद की संस्कृतियों को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित किया हो। बिल्कुल। और अगर हम आज के संदर्भ में सोचें तो स्रोत में बताई गई उनकी कुछ बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। खासकर धोलावीरा जैसी जगहों पर पानी के संरक्षण और प्रबंधन की उनकी तकनीकें। हाँ, वो तो कमाल थी। क्या आज जब हम पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं तो उनसे कुछ सीख सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। या उनके सुनियोजित साफ सुथरे शहरों का मॉडल आज की अनियंत्रित शहरीकरण की समस्याओं का कोई हल सुझा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी हम उनकी लिपि को डिकोड कर पाएंगे? सोचिए, अगर ऐसा हो गया, हाँ, तो इतिहास के कितने अनजाने पन्ने खुल जाएंगे। ये एक ऐसी सभ्यता है जो हमें अपने अतीत के बारे में जितना बताती है, उससे कहीं ज्यादा सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करती है। ये विचार हमें अपने साथ लेके जाना